ऑर्डर 10 CPC रूल 1, जो पहली डेट होगी सूट की, उसमें कोर्ट प्लेंटिफ से और डिफेंडेंट से पूछेगी। पहले मान लो प्लेंटिफ से पूछेगी कि जो डिफेंडेंट ने अपने WS में लिखा है क्या तुम उसे एडमिट करते हो या डिनाई करते हो। फिर डिफेंडेंट से पूछा जाएगा कि क्या प्लेंटिफ ने जो अपने प्लेंट में लिखा है क्या तुम उसे एडमिट करते हो कि डिनाई करते हो। और उसके बाद कोर्ट उन एडमिशंस और उन डिनाइल्स को रिकॉर्ड करेगी। अब कोर्ट ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि कोर्ट को इशू फ्रेम करने हैं। इशू फ्रेम का मतलब होता है जैसे क्रिमिनल लॉ में CRPC में चार्ज फ्रेम होता है ना, वैसे सिविल लॉ में इशू फ्रेम होते हैं। मतलब असलियत में मुद्दा है क्या। प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट पे बहुत ज़्यादा लंबी कहानियाँ लिख दी, डिफेंडेंट ने अपने डिफेंस में बहुत लंबी कहानी लिख दी, पर कोर्ट को भी तो देखना ना कि असलियत में मुद्दा क्या है। चाहते क्या हो तुम? तो चाहते क्या हो तुम, इसको डिटरमाइन करने के लिए, इसको असरटेन करने के लिए कोर्ट इशू फ्रेम करती है। तो कोर्ट स्टार्टिंग में प्लेंटिफ से पूछ लेती है कि बता भाई, जो WS में डिफेंडेंट लिखा है क्या तुझसे मानता है? अब जिन चीज़ों को वो मान ही लेगा वो तो मुद्दा बनेंगे ही नहीं, है ना। वो तो उसने मान लिया, खत्म कहानी। और जो डिफेंडेंट ने मान लिया कि प्लेंटिफ ने जो अपनी प्लेट पे लिखा है ये ठीक लिखी है, उसने एडमिट कर लिया, एडमिशन कर लिया, तो उन चीज़ों को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं, जिन्हें वो नहीं मान रहे, जिन्हें वो डिनाई कर रहे हैं, फिर उनके हिसाब से इशू फ्रेम होंगे। रूल 1 ए, अब एडमिशन और डिनाइल रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट पार्टीज को डायरेक्ट कर देगी कि जो सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 ऑफ CPC में मोड ऑफ सेटलमेंट दे रखे हैं ना, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन वगैरह, वो पार्टीज जो पार्टी टू द सूट है वो उनमें से किसी एक मेथड को अपना के और आपस में क्या कहते हैं उसे, सेटलमेंट कर लें आउटसाइड द कोर्ट। अब जो भी पार्टीज कहेंगी, पार्टीज मानो चाहती है आर्बिट्रेशन हो या फिर मीडिएशन हो, जो भी पार्टीज चाहती है उस हिसाब से कोर्ट उन्हें डायरेक्ट कर देगी कि इस वाली डेट पे जाके आर्बिट्रेटर के पास या मीडिएटर के पास जाके अपना सेटलमेंट कर लेना। रूल 1B, रूल 1B बताता है कि जो भी कोर्ट ने डेट फिक्स फिर करी होगी उस डेट पे पार्टीज पहुंच जाएंगी। रूल 1C, अब अगर वहाँ के जो भी मोड ऑफ सेटलमेंट उन्होंने चूज करा था, वहाँ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जैसे मान लो आर्बिट्रेशन उन्होंने चूज करा, तो आर्बिट्रेटर के पास जब वो पहुंची पार्टीज, तो आर्बिट्रेटर को लगता है कि भाई इनमें सेटलमेंट हो नहीं सकता, ये तो आपस में लड़ रही हैं, तो कोर्ट, तो वो आर्बिट्रेटर डेट फिक्स कर देगा कि भाई इस डेट पे जाना और अपना तुम कोर्ट में मैटर सुलझाओ, तुम्हारा सेटलमेंट नहीं हो सकता आउटसाइड द कोर्ट। रूल 2, रूल 2 बताता है कि पहली हेयरिंग के बाद जब कोर्ट ने एडमिशन और डिनाइल रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद कोर्ट शैल, ए में लिखे कोर्ट शैल विद अ व्यू टू एलुसिडेट द मैटर इन कंट्रोवर्सी, जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है उसे एलुसिडेट करने के लिए, मतलब जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है उसे क्लियरली समझने के लिए, उसमें क्लैरिटी लाने के लिए पार्टीज जो कोर्ट में प्रेजेंट है, मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, उन्हें एग्जामिन करेगी ताकि कोर्ट समझ पाए ढंग से कि मैटर असल में है क्या। कोर्ट पार्टीज को एग्जामिन करेगी, उनसे सवाल जवाब पूछेगी। बी में ओरली, बी में लिखा है कोर्ट में ओरली एग्जामिन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, पार्टी टू द सूट ने लिखा, हु इज एबल टू आंसर एनी मटीरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट, जो किसी मटीरियल क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, कोर्ट उसे भी एग्जामिन करेगी, कर सकती है, सॉरी, जो पार्टी के साथ आया है या जो पार्टी के लीडर के साथ आया है। अब ये क्यों करा जा रहा है? ए वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट, ये चीज़ क्यों हो रही है? ताकि कोर्ट एक बार, कोर्ट को समझ आ जाए कि भाई असलियत में मुद्दा क्या है। क्योंकि कोर्ट तो थर्ड पर्सन है ना, जो जज साहब है वो थर्ड पर्सन, मतलब उन्हें थोड़ी पता है कि असलियत में मुद्दा क्या है। या तो प्लेंटिफ को ढंग से पता है, डिफेंडेंट को ढंग से पता है, ठीक है, कोर्ट को ढंग से नहीं पता। अब कोर्ट जानना चाहती है कि मुद्दा है क्या, क्योंकि जब तक मुद्दा ही नहीं पता लगेगा तब तक कोर्ट डिसाइड कैसे करेगी। तो मुद्दा क्या है, डिस्प्यूट क्या है, उसे जानने के लिए सबसे पहले रूल 1 में कोर्ट ने एडमिशन और डिनाइल रिकॉर्ड करे, उसके बाद कोर्ट ने शेल पार्टीज को एग्जामिन करा, उसके बाद में एनी अदर पर्सन को एग्जामिन करा, ताकि कोर्ट ये समझ पाए कि असलियत में मुद्दा क्या है। सब रूल 2 ऑफ रूल 2, किसी भी बाद की हेयरिंग पे, मतलब बाद में कोई भी और डेट लगेगी, उस डेट पे भी कोर्ट ओरली एग्जामिन कर सकती है एनी पार्टी जो इन पर्सन आ रही है या कोर्ट में प्रेजेंट है, या और भी किसी बंदे को कोर्ट एग्जामिन कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इसे एग्जामिन करना जरूरी है। कोर्ट सवाल पूछ लेती है ना कोर्ट में किसी भी डेट पे, तो सवाल पूछने की पावर रूल 2 सब रूल 2 ही देता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पे, किसी भी
हियरिंग ऑफ द सूट पे किसी भी डेट पे सवाल जवाब पूछ सकती है पार्टी से या किसी और पर्सन से जिसका सूट से लेना देना है। अब ऑपोजिट पार्टी भी कोर्ट को सजेस्ट कर सकती है कि सर आप इस इंसान से ये क्वेश्चन पूछो, और ये सब क्यों हो रहा है? इन ऑर्डर टू एलुसिडेट द मैटर। रूल 3 में लिखा है कि अब कोर्ट एग्जामिन करेगी तो ऑब्वियसली कोर्ट लिखेगी भी, है ना? तो पूरा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ड टू वर्ड सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन जो है उतना ही लिख लो, वही बहुत है, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और जो भी लिखा जाएगा इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सब रूल 4 बताता है कि अगर पार्टी या पार्टी के साथ अगर कोई बंदा आया था, जो रूल 2 में नहीं था कि कोर्ट एग्जामिन करेगी पार्टी को या और किसी पर्सन को जिसे सूट के बारे में नॉलेज है, केस के बारे में नॉलेज है, कोर्ट उसे एग्जामिन कर सकती है। अब मान लो वो जवाब देने से मना कर देता है या वो ही इज़ अनेबल टू आंसर या फिर ही रिफ्यूजेस टू आंसर, तो कोर्ट अगली डेट दे देगी, पर पहली डेट ऑफ हियरिंग से 7 दिन के अंदर ही कोई डेट देगी। मतलब ये है कि पहली डेट पे कोर्ट ने पार्टी से सवाल जवाब पूछे या किसी और पर्सन से जिसे सूट की नॉलेज थी उससे सवाल जवाब पूछे। अब वो बंदा रिफ्यूज़ कर रहा है या ही इज़ अनएबल टू आंसर, तो पहली डेट मान लो 1 तारीख को थी तो 7 दिन की एडजमेंट दे देगी, 7 तारीख तक, मतलब कि भाई 5 को आ जाइयो, 6 को आ जाइयो या 7 को आ जाइयो मैक्सिमम, और जवाब दे दियो अगर तुझे अभी इसका जवाब नहीं पता तो। अगर वो उस डेट पे भी नहीं आता अगली डेट पे भी, तो कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा उसके अगेंस्ट या और कोई ऑर्डर दे देगा जो कोर्ट को ठीक लगता है।